माननीय अध्यक्ष महोदय, थानेवार अलग अलग जानकारी भी मांगी, उन्होंने थानेवार जानकारी भी अलग अलग दिया है, लेकिन ये आंकड़े कहीं क्योंकि थानों से आंकड़े लिया गया है, और मैं कहना चाहूंगा सच्चाई ये है कि इससे कहीं 3 गुना 4 गुना मजदूरों ने अधिक पलायन किया। यहाँ पर बहुत बिना पंजीयन के भी लोगों ने पलायन किया है। तो जो थाने में जो पंजीयन हुआ वो संख्या है। मेरे ही इसी आज की प्रश्नोत्तरी में अतारांकित प्रश्न के उत्तर माननीय मंत्री जी ने कोरोना काल में जो मजदूर वापस आए हैं उनकी संख्या लगभग 61,000 से अधिक बताई है उन्होंने, जो कोरोना काल में जो मजदूर पलायन करके गए थे, और इसमें भी इतना अंतर है। तो ये जो वास्तविक जो आंकड़े हैं जो पलायन करके कोरोना पीरियड से वापिस आए, वो लगभग वो भी आधे पंजीयन के हैं, आधे बिना पंजीयन के हैं। तो ये जो थाने के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये इसको आप जांच करवाएंगे क्या, दिखवाएंगे क्या कि वास्तविक आंकड़े कितने हैं? क्योंकि जानकारी मिलती है महासमुंद जिले में सर्वाधिक पलायन होता है, लगभग लाखों की संख्या में पलायन है, जबकि आंकड़े मात्र 30,000 के ही आए हैं। इसको आप पुनः इसको जांच करा लेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी आई है वो हमारे राजस्व विभाग से और थानों से जो जानकारी मंगाया है और हमारे नगरीय निकाय के भी माध्यम से जो मंगाया है वो जानकारी आई है। और अगर आपको पर्टिकुलर कहीं की जहाँ पे पलायन हुआ है, ज्यादा हुआ है, उसकी जानकारी हो तो दिखवा लेंगे, उसको हम आगे। नहीं, पूरा माफिया सक्रिय है इसमें, माफिया लोग सक्रिय हैं और पूरा पुलिस प्रशासन के प्रश्रय पे, राजस्व विभाग के प्रश्रय पे बड़े पैमाने पर वहां पर पलायन होता है, और जो रिकॉर्ड से बाहर है, आपका अनरिकॉर्डेड है। अच्छा, ये इस पर आप रोकथाम के लिए। और दूसरी बात मैंने ये पूछा है कि आप इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं? ये एक पलायन का कलंक आज हमारे पूरा प्रदेश में मजदूरों का लगता है। पिछले 15 साल जिनकी शासन में कुशासन में बड़े पैमाने पर पलायन होते थे, उसको हम लोग इसी विधानसभा में मुद्दा उठाते थे और सरकार उसको इंकार करते रहती थी कि इतना पलायन नहीं हुआ करके। लेकिन जब कोरोना में वापस आए तो वही लगभग संख्या 5.5 लाख से अधिक श्रमिक कोरोना काल में वापस लौटे इस प्रदेश में, और लगभग आज भी स्थिति वही है कि लगभग उतनी संख्या में लोग पलायन करके गए होंगे। मैंने आपसे ये पूछा था कि रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए? आपने जानकारी दिया है कि मनरेगा के अंतर्गत आपने 108 करोड़ कुछ लाख रुपए की लोगों को काम उपलब्ध कराए, लगभग 2,50,000 मजदूरों का। और इसमें आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मजदूरी भुगतान की जो राशि जो आपने उल्लेख किया है 108 करोड़ कुछ लाख की, ये मजदूरी भुगतान ही है कि सामग्री भुगतान का भी है? ये माननीय अध्यक्ष महोदय मजदूरी के भुगतान का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको जोड़ घटाना किया है। ये 193 रुपया मजदूरी है मजदूरों की, और ये जो राशि है लगभग 22 दिन की राशि है। 22 दिन काम करने पर इतना भुगतान बनता है 108 करोड़ रुपए का। तो ये 22 दिन काम देकर के हम कहें पलायन रोक सकते हैं हम, ये पर्याप्त नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि ये गंभीर समस्या है, उसको हम सिर्फ मनरेगा के अंदर और सिर्फ मनरेगा के अंदर हमने उनको रोजगार उपलब्ध कराया, और हम कोशिश करते हैं कि ये पलायन रुक जाए, इससे तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए पर्याप्त ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्या उपाय करेंगे इतने बड़े पैमाने पर श्रमिक जो है पलायन करके जा रहे हैं उसको आप रोक सके? इसके लिए क्या आप कौन सी कार्रवाई करेंगे जिसके लिए पलायन रुके? माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, और जो मजदूर हैं अगर वो बेहतर मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं तो उसके लिए पंजीयन की व्यवस्था है। हमारी नई श्रमिक नीति बनी है, उसमें प्रावधान है अगर ज्यादा मजदूरी अगर उसको दूसरी जगह प्राप्त होता है तो उनका पंजीयन किया जाता है, और पंजीयन करने के बाद उनको अनुमति दी जाती है। और अगर अनाधिकृत कोई पलायन हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। थाने स्तर पर भी कार्रवाई होती है और हमारे श्रम विभाग के अधिकारी भी कार्रवाई करते हैं। और इस तरह कोई जानकारी कहीं का है पर्टिकुलर तो माननीय सदस्य बता देंगे, उसको भी दिखवा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जो
पंजीयन की व्यवस्था होने के बावजूद भी बिना पंजीयन के बड़े पैमाने पर माफिया लोग उनको ले जाते हैं। उनकी रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन को जितनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक तो वो नहीं हो रहा है। दूसरा, मनरेगा के अलावा अन्य और भी जो जैसे ईंट भट्ठे के मजदूर है, वो उनको मनरेगा में काम से उनका काम नहीं चलता। उनको उस तरह से जिस काम के लिए विशेषज्ञता है उनकी, जो हैबिट में है उनकी, जिन काम को करने की आदत है, उनको उस तरह से काम उपलब्ध करा के पलायन को रोके हम लोग। तो ऐसी कोई कार्य योजना बनाएंगे जिससे जिस कार्य के जो लोग कुशल श्रमिक के रूप में है उनके लायक उनको यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आप ऐसा कोई कार्य करेंगे? निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टरों को स्किल मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे मजदूर हैं जो किसी काम में माहिर हैं, जो बढ़ई है और हमारे निर्माण मजदूर हैं, ऐसे लोगों के स्किल मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं। हमारे श्रम विभाग द्वारा भी स्किल मैपिंग का काम किया जाता है और स्थानीय जो उद्योग हैं वहां भी ऐसे लोगों को नियोजित करने का प्रावधान है और हम लोग सरकार की पूरी प्रयास रहती है कि कहीं कोई अनाधिकृत पंजीयन ना हो और स्किल मैपिंग के निर्देश जो दिए गए उसके आधार पर स्थानीय रोजगार के केंद्र हैं वहां भी उनका पंजीयन किया जाता है और जो स्थानीय रोजगार के उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, उन लोगों के यहाँ जो काम करते हैं उसमें भी उन लोगों को नियोजित करने का प्रावधान है और आने वाले समय में और रोजगार सृजित हो इसका प्रयास हम लोग करेंगे। माननीय मंत्री जी, पलायन जो है छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है और आप हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। महासमुंद है, जांजगीर है, बिलासपुर है, मुंगेली है, इधर से अधिकतर लोग पलायन करते हैं। तो जैसा कि विधायक जी चाहते हैं इस तरह की कार्य योजना बनाई जाए कि इस कलंक को समाप्त करें और पलायन को रोकें, ये मेरा निर्देश है। आप मंत्रिमंडल में बात कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा पलायन तो हमारे जिले से होता है। तो जांजगीर तो बोला ही है मैंने जी, जांजगीर से, बिलासपुर से, मुंगेली से, सभी जगह से होता है। इसका पलायन नहीं होने दो, इसका उठना जरूरी है माननीय अध्यक्ष महोदय। किसी भी प्रश्न में इसको उठ के एक बार बोलना जरूरी है। इसको पलायन 25 प्रश्न में इनको 25 बार अनुमति दे दीजिए या 50 बार अनुमति दे दीजिए। हर प्रश्न में 2-4 पूरक प्रश्न ये पूछा करेगा। रजनीश कुमार सिंह, भैया जय हो। रजनीश कुमार सिंह जी जी, पार्टी के निर्णय अनुसार प्रश्न नहीं करने चाहिए। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न डॉक्टर विनय जायसवाल, पलायन। ननकीराम जी कंवर, पलायन। माननीय सत्यनारायण जी शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में बहुत से हमारे सफाई कर्मियों की मौत हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात को जानते हैं। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या प्लेसमेंट के कर्मचारियों को क्या मुआवजा दिए जाने का नियम है? इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्व विभाग में अभी जो 50,000 जो कोरोना काल में श्रमिक मृत हुए हैं उन सबको को दिए जाने का प्रावधान है। और अगर हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी जो मृत हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, महासमुंद में, बागबाहरा में एक, दुर्ग में 2, दुर्ग के नगर निगम भिलाई में 2 और बिलासपुर नगर निगम में 1, इन 4 लोग मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया जा चुका है। और जो प्लेसमेंट के कर्मचारी अगर किसी को नहीं मिला है मुआवजा तो उनकी जानकारी माननीय सदस्य दे देंगे, उनको भी मुआवजा दिला दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाह रहा हूँ, किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई है, उसकी जगह रिक्त हो गई तो उनको भी अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। आपने जवाब में कहा कि पद रिक्त न होने से, तो उसकी मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक रूप से पद रिक्त तो हो गया।
तो क्या आप उनको भी अनुकंपा नियुक्ति देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने कहा प्लेसमेंट के कर्मचारियों का अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। प्लेसमेंट फिर भी प्लेसमेंट अगर प्लेसमेंट में अगर कोई आपके पास जानकारी दे दीजिएगा, प्लेसमेंट में प्रयास करेंगे। प्लेसमेंट कर्मचारी नहीं था, लोग आपके नगर निगम वो उनको पात्रता नहीं थी, इसलिए उनको प्लेसमेंट में रखा गया है, नौकरी दी गई है, नहीं प्लेसमेंट में रखा गया है। जैसे कोई कर्मचारी काम कर रहा है और वो उसकी डेथ हो गई तो उसका पद तो रिक्त हो गया उस पद। अभी जो सफाई कर्मचारियों का जो रेगुलर पद है सर, उनको डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया, पिछली सरकार ने कर दिया था, तो उनका पद सांख्येतर पद होता है। वो पद जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, हटाए जाते हैं, तो पद समाप्त हो जाता है। तो उनको अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा तो जो है उनको प्लेसमेंट में उनका प्रयास करेंगे। और सफाई कर्मियों का जो डाइंग मेरा इतना अनुरोध है कि रायपुर में कम से कम 50-60 कर्मचारी की मौत हुई है कोरोना से, सफाई कर्मचारियों की जो प्लेसमेंट में काम करते थे, उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। हाँ, वो हम माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग द्वारा उसको मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है 50,000 का, तो अगर जानकारी है तो दे देंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे उसके लिए। अनीता योगेंद्र शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि रायपुर जिले में बायोडीजल पंप संचालित है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर में रायपुर जिले में बायोडीजल पंप संचालित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विभाग के द्वारा गलत जानकारी दी गई है। अभी भी विधानसभा से 10 किलोमीटर के अंदर में बायोडीजल पंप संचालित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा नहीं चला रहे हैं तो इसको कौन लोग चला रहे हैं? क्या ये वैध है या अवैध? माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर जिले में कोई भी बायोडीजल पंप संचालित नहीं है और जो संचालन कर रहे थे अवैध था। उसका निरीक्षण के दौरान उसमें कमी पाया गया और उसको बंद करा दिया गया। दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में जो उत्तर आया है वो गलत उत्तर है। ये चीज प्रश्न उत्तर में बता सकते थे, लेकिन ऐसे गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? आपने जो प्रश्न पूछा था कि बायोडीजल क्या सही है कि रायपुर जिले में बायोडीजल पंप संचालित है, तो हमारे नियम प्रक्रिया और विभाग के द्वारा जो है कोई अनुमति नहीं दी गई है, वो अवैध रूप से संचालित था, इसलिए उत्तर ऐसा दिया गया है। वो संचालित विभाग से जो अनुमति लेना था, विभाग से जो एनओसी लेना था, वो सब नहीं लिया गया है, अवैध रूप से संचालित है। इसके नियम प्रक्रिया और गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। और जिसको भी संचालित करना होगा वो नियम प्रक्रिया के तहत आएगा और एनओसी प्राप्त करेगा, उसी को अनुमति मिलेगी। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय जी, ये अवैध रूप से कितने दिनों तक संचालित था, कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संचालन कब से हो रहा था इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसमें जो जांच दल हमारे यहाँ से गया था और उसका जो निरीक्षण किया वो 14/1/2021 को फर्म से प्राप्त जो जहां पर जांच दल गया था वहां पर 25,964 लीटर बायोफ्यूल्स जब्त किया गया। ये मेसर्स श्री गणेश बायोफ्यूल्स रावा भाटा से, और जिसके संचालक है हार्दिक पटेल, और दूसरे है मेसर्स उमिया बायोफ्यूल्स, इसके संचालक है मदन लाल बालजी भाई पटेल। इनके यहाँ जांच दल गया था 20/12/2020 को, और फर्म में 21,000 लीटर अपमिश्रित एवं संदिग्ध द्रवित उत्पाद को मय वाहन जब्त किया गया। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन चाहूंगी कि इस तरीके से अधिकारी उनको उत्साह दे रहे हैं कहीं न कहीं, तभी ना आज तक अभी तक वो बायोडीजल पंप संचालित है, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। निवेदन। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा से लगा मामला था और हर कोई देखे खुलेआम अवैध रूप से बायोडीजल का संचालन कर रहे हैं। पता नहीं अधिकारी लोगों को दिखता का है नहीं। माननीय विधायक महोदय बोल रहे कार्रवाई के लिए निवेदन कर रहे हैं। आज किसी बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। माननीय मंत्री महोदय, किसी न किसी संरक्षण प्राप्त है। आपसे निवेदन है कि अभी भी चल रहा है वो कार्रवाई करे, उसके ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के अधिसूचना के अनुसार 30 अप्रैल 2019 के अनुसार बायोडीजल विक्रय करने के लिए जो गाइडलाइन दिए गए हैं नोटिफिकेशन में, उसके शर्त के आधार पर ही किसी को अनुमति दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त अगर कोई भी संचालित करता है अवैध है और जहां भी शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई किया जाएगा। थैंक यू। देवेंद्र बहादुर सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, बसना नगर पंचायत में पेयजल की समस्या है, उसके निराकरण के लिए सिरको जलाशय से पानी सप्लाई की स्कीम स्वीकृत की गई है जो कि चालू है, लेकिन उसमें एक ही टंकी का प्रावधान किया गया है। माननीय मंत्री जी, अगर उसके दोबारा जांच कर उसे और आवश्यकता अनुसार टंकी के संख्या बढ़ाने का स्वीकृति प्रदान करेंगे तो सब जगह पानी का सप्लाई हो सकता है। उसको दिखवा करके दोबारा ओवरहेड टैंक की स्वीकृति देंगे क्या? पेयजल वाला तो माननीय सदस्य ने पूछा भी नहीं था, लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है, उनके यहाँ पेयजल आवर्धन योजना चल रही है, उसका काम जल्दी होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसको दिखवा लेंगे। माननीय मंत्री जी, पिथौरा नगर पंचायत में गौरव पथ स्वीकृत पहले हुआ था, लेकिन वो किसी कारण से लेट हो गया। वहाँ दोबारा गौरव पथ प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्तावित है। नहीं, स्वीकृति प्रदान करेंगे। अभी प्रस्तावित है माननीय अध्यक्ष महोदय, और प्रस्ताव आएगा तो उसमें आगे विचार करेंगे। दिया गया है, अभी स्वीकृत नहीं है। जी जी, अभी स्वीकृत नहीं है, प्रस्ताव है, उसमें आगे विचार जरूर करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 नारायण चंदेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का हम लोगों ने पौनी पसारी अभी बंद कर दिया, इसलिए प्रश्न हम नहीं पूछ रहे। माननीय डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पीएम आवास से संबंधित है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने 764 आवासों का निर्माण अपूर्ण है ऐसे आंसर मिला है। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक है, मगरलोड ब्लॉक और नगरी ब्लॉक। तो मगरलोड में 19-20 से अधूरा है, 1 या 2 किस्त आया है। मैंने पता किया तो अधिकारी ने जवाब दिया कि पैसा अभी आया नहीं है और जो आया था वो वापस हो गया है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया जांच करके उनके मकान को बनवाने की कृपा करेंगे। और दूसरी बात, नगरी निकाय में 167 लोग जो है फॉरेस्ट भूमि में निवासरत है, लेकिन उसको अभी तक पट्टा नहीं दिया है। अगर नियम प्रक्रिया के तहत वो आते हैं तो कृपया पट्टा के लिए जल्दी से अनुमति प्रदान करें और उनके आवास को बनाने में क्या दिक्कत है उसके बारे में जांच करवा करके उसको दिलाने की कृपा करेंगे। माननीय महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन भूमि में काबिज हैं उनको पट्टा दिए जाने का वैसे प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर हमारे वन विभाग अनुमति देती है तो उससे वन अधिकार पट्टा दिया जाता है, तो वो उस आधार पे दिया जाएगा। और जहां तक हमारे नगरीय निकायों में
भारत सरकार के जो नॉर्म्स है, जो प्रधानमंत्री आवास के बीएलसी के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, राशि वापस नहीं हुई है, राशि हमारे पास है। और अभी निकाय में जो राशि 1392.74 लाख का व्यय किया गया है और 127.26 लाख निकाय के पास उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जब अधिकारी से बात की तो उनने यही आंसर दिया, तो वो क्यों ऐसा आंसर दिया है, कृपया जांच करके उसके खिलाफ कार्यवाही करें। कुंडूलाल जी मोहिले। धन्यवाद। क्रमांक 5 एडी परियोजना लेन क्रमांक अंतर्गत पैकेज में 3 और 9 मार्ग बताएं। इनका क्या सर्वे हो चुका है और सर्वे की प्रक्रिया पूरी हुई है कि ये बताने कष्ट करेंगे। एडीबी मार्ग क्रमांक 5 प्लॉट। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, एडीबी परियोजना का लोन 3 का ये तो सर्वे हो गया है और इसका टेंडर हो गया है और काम भी चालू हो गया है 3rd फेज का। टेंडर होगा तो कब तक राशि का बना है, कितने राशि का? देखिए, आपने जो पूछा है मुआवजा और अधिग्रहण किसान की जमीन का, तो मैंने उसमें दे दिया है कि इसमें जो गांव है गुंडू कापा 2 किसान हैं, उनकी जमीन अधिग्रहण का और उनके भुगतान का, कोना का, जरहा गांव का, तीनों का मैंने इसमें बता दिया है। एडीबी 3 लोन के अंतर्गत ये लोरमी पैजनिया मसना मार्ग है, इसमें तीनों गांव का जो राशि है वर्ग मीटर उसका सभी इसमें मैं बता दिया हूँ। अन्य एक और प्रश्न है मेरा। चाका पेंड्रा गाड़ा मोड़ प्रतापपुर में लगभग 112 से ज्यादा किसान हैं। इन किसानों का भी क्या सर्वे हो चुका है, मुआवजा का प्रकरण बनाया गया है? ये प्रकरण चल रहा है अध्यक्ष जी। जमीन किन की लेनी है वो जैसे कलेक्टर या एसडीएम के यहाँ पेश करते हैं, वो पेश हो गया है, नोटिसें जा रही हैं और ये प्रक्रियाधीन है। चलिए, रंजन दीपेन साहू। कितने महीने में पूरा होता है आपका पूरा प्रक्रिया का असर निश्चित नहीं है अध्यक्ष जी, कितने महीने में पूरा होगा। कभी बिजली लाइन है तो उसको हटाने का काम का अलग अलग रहता है, तो प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी करके हम इसको चालू करें। रंजन दीपेन। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं मिला है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या उक्त कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए सामान्य सभा में अनुमोदन लिया गया है? पहला है। और दूसरा प्रश्न है, क्या उक्त स्थल पर निर्माण हेतु संबंधित अधिकारियों से अनुमति ली गई है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा है, क्या नगर निवेश से अनापत्ति ली गई है? ये तीसरा प्रश्न है। और ये चौथा कि कितने दुकानों के लिए अनुमति ली गई है? 4 प्रश्न एक साथ दिया उन्होंने, 4 प्रश्न एक साथ किया, चारों प्रश्न का एक बार जवाब दे दीजिए। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, परिषद ने अनुमति दी है। ये परिषद का प्रस्ताव 18/11/2020 को उप स्वास्थ्य केंद्र के पास सामुदायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण स्थल का परिषद का इसका खसरा नंबर 304 में वार्ड क्रमांक 14 में 4 नग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डबल डेक प्राक्कलन स्थल अनुसार पुनरीक्षित कर प्राप्त दर पर निर्माण कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। भूमि का आवंटन कलेक्टर द्वारा कर दिया गया है। अग्रिम आधिपत्य उनसे प्राप्त होने के बाद कार्य प्रारंभ किया गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरा प्रश्न है। और तीसरा, अनुमति लेने का जहां तक बात है, अनुमति तो नगर परिषद ने दे दिया है, परिषद की सभा ने पारित किया है 2020 में, और परिषद ने पारित किया है, उसमें अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और सरकारी काम के लिए अलग से डायवर्सन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका एस्टिमेट टीएस स्वीकृत हुआ है, उसके आधार पे निकाय के निधि से
बनाया जा रहा है, निकाय की निधि से स्वीकृत की गई, निकाय की निधि से बनाया जा रहा है, शासन ने अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निकाय में कौन सी निधि होती है और कौन सी निधि से यह बनाया जा रहा है, मैं जानकारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निकाय के पास जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है और निकाय के जब तो जो टैक्स आते हैं, शासकीय जो अनुदान रहता है, उसमें जो बचत राशि रहती है वो निकाय निधि होती है, तो उस निकाय के निधि से बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, एक प्रश्न और है, क्या आप जो यह कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वर्तमान में प्रकरण अपर आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर के समक्ष विचाराधीन है? क्या यह न्यायालय में इसमें स्थगन के लिए कोई आदेश आपको प्राप्त हुआ है? जी हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले उस जमीन के लिए लोगों ने रास्ता की मांग किया था, तहसीलदार के पास आवेदन दिया गया था, तहसीलदार ने उसको निरस्त कर दिया, फिर एसडीएम के पास अपील में गया, एसडीएम ने भी उस प्रकरण को खारिज कर दिया था। अब उस एसडीएम के प्रकरण खारिज करने के बाद अपील में कमिश्नर रायपुर संभाग के पास आया है, अपर आयुक्त के पास प्रकरण लंबित है, उन्होंने स्थगन दिया है, स्थगन देने के बाद कार्य बंद कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इसमें इनको बताना चाहती हूँ, माननीय न्यायालय का आदेश इनको जो मिला था, न्यायालय के आदेश की अवहेलना ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, इनके नगर पंचायत सीएमओ ने जो आदेश कॉपी इनको मिली है, इनको स्थगन मिला है 19/1/2022 को, और इन्होंने जो जानकारी नगर पंचायत में दी है 2/2/2022 को, जिनका ये पूरी जानकारी माननीय अध्यक्ष महोदय जी मेरे पास है। ये भ्रष्ट अधिकारी जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, उनका स्वार्थ है इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में, पूरी जानकारी मेरे पास है, और उनका स्वार्थ जब पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। जब इस व्यक्ति ने स्थगन आदेश 2 तारीख को नगर पंचायत भखारा में जमा कर दिया, उसके बाद ये इन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय जी ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये निर्माण कार्य इन्होंने जारी रखा है, जिसकी तस्वीर मैं इस सदन के पटल में आपकी अनुमति होगी तो रखना चाहती हूं। इस भ्रष्ट सीएमओ ने उनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा न होने पर, चूंकि उन्होंने बड़े रकम की डिमांड उस गरीब आदमी से की थी, और जब उन्होंने उसके इस व्यक्तिगत लालच को देखते हुए उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया, तो उन्होंने न्यायालय के स्थगन के बाद निर्माण कार्य जारी रखा, पूरा स्लैब ढाल दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहती हूँ, क्या इस भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने माननीय न्यायालय की भी अवहेलना की है, उनके आदेश की अवहेलना की है, केवल और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ में, क्या आप उस अधिकारी को निलंबित करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, न्यायालय के स्थगन आदेश होने के बाद 21/2/22 का है, और उसके बाद कोई निर्माण काम तो हो नहीं रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। उस न्यायालय के निर्णय के बाद कार्य बंद कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने मौखिक इसकी जानकारी विभाग के सचिव को, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, चूंकि इसकी जानकारी मैंने माननीय मंत्री जी को मौखिक रूप से भी इसकी जानकारी दूरभाष के माध्यम से दी थी, विभाग के सचिव को भी, क्योंकि ये निर्णय न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय की अवहेलना की जा रही है। क्या आप इस अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने मुझे फोन किया था तो मैंने खुद ही उस अधिकारी को फोन करके बात किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। चलिए प्रेस महोदय जी, मैं केवल आप, चलिए ठीक है, आप कहते हैं आपका फोन गया, उन्होंने आपको ये जानकारी दी। मुझे ये बताइए, खसरा नंबर 330/4 में बहुत से लोगों को जो आपके पास जानकारी है, हेलो, व्यवस्थापन के लिए जो जमीन दी गई, उसके बाद भी जिन लोगों ने कब्जा किया, क्या आपने उन कब्जाधारियों को हटाया है? ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता भाषण में। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं होता माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने सारी चीज आपके सामने रखी है, मैंने सदन को सारी चीजें पेश की है। माननीय न्यायालय का जो आदेश आया था, माननीय न्यायालय के आदेश को भी आपको दिखाया है, मैंने मौखिक जानकारी भी दी है। उसके बाद क्या आप इस अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जाके मिल लीजिए ना, यही तो है, आप पास में हैं, आज उनके कक्ष में चले जाइए, बता दीजिए जो बातें हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर चाहा था।
नेशनल हाईवे 30 जो जबलपुर से रायपुर को जोड़ने का काम करता है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सिमगा से लेकर कवर्धा मार्ग 2 लेन शोल्डर एवं उन्नयन चौड़ीकरण का कार्य मंत्री जी का जो जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च 2015 से मार्च 2017 तक कार्य किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये उक्त कार्य को कब तक ठेकेदार को पूर्ण करना था, किस वर्ष में कार्य पूर्ण हो जाना था जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है, और अभी तक पूर्ण नहीं होने का क्या कारण है? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबंध के अनुसार कार्य जो पूरा करना था वो 22/3/17। नहीं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, आपका जवाब भी आया 22/3/2017 से लेके आज तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। अभी 2022 हो चुका है माननीय मंत्री जी, और वो चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, सीधा रायपुर से जबलपुर को जोड़ने वाला, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला मार्ग है, और माननीय वन मंत्री जी का भी वो क्षेत्र आता है, उनके क्षेत्र को भी जोड़ता है। मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं, जो वहां पे कार्य हुआ है वो काफी हल्की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये मार्ग बनने से पहले ही कई जगह गड्ढे हो चुके हैं, लगातार उसमें दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे, लोगों की मृत्यु होती जा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है, पूर्व में भी मैंने ये प्रश्न विधानसभा में लगाया था, तो आपके द्वारा ये जवाब आया था कि ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा कि उसके ऊपर डामर बीटी का वो कार्य करे, लेकिन आज दिनांक तक वहां काम शुरू नहीं हो पाया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि आप जब लोकसभा के सांसद थे तो आपने भी इस लोकसभा में उस मुद्दे को उठाया था। तो निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी, शिष्य गुरु से प्रश्न कर रहा है, क्या है अंदर की बात? मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरा शिष्य मुझसे प्रश्न कर रहा है। इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वो ट्रेंड हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो प्रश्न उठाया उसका मैं पूरा जवाब दे देता हूं। सही कहना है, उस समय जब मैं सांसद था तो ये रोड का काम चल रहा था, और रोड का काम जब चल रहा था तो मैं दिशा कमेटी की मीटिंग सांसद लोग लेते हैं, तो मैं बेमेतरा में मीटिंग लेता था, तो बार बार उठाता था मैं खुद भी कि ये सड़क कमजोर और खराब बन रहा है, पर कोई ध्यान उस समय दे नहीं पाते थे। सड़कें जितनी बनी हैं बन गई हैं, लगातार पत्राचार हुआ NH को, दिल्ली को, और उस पर जो फाइनल निर्णय हुआ है मैं आपको बता देता हूं। माननीय मंत्री जी, भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/9/19 को कार्य की समीक्षा बैठक की गई एवं बैठक में दिए गए निर्देशानुसार ठेकेदार के साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट दिनांक 29/9/21 को 1 वर्ष के लिए किया गया, जिसके अंतर्गत ठेकेदार कवर्धा से बेमेतरा तक लगभग 45 किलोमीटर एवं बेमेतरा से सिमगा के बीच लगभग 8 किलोमीटर की मरम्मत कर उसके ऊपर डामरीकृत परत बिछाएंगे, और मार्ग का संधारण, जो आपका एक प्रश्न भी है, मार्ग का संधारण ठेकेदार स्वयं अपने व्यय पर 30 वर्ष के लिए अर्थात 20/3/47 तक मेंटेनेंस मरम्मत कार्य करेंगे। तो मेरा बस एक ही निवेदन है मंत्री, जल्द से जल्द निर्देशित हो जाए कि ठेकेदार जल्द से जल्द काम। चंदन कश्यप जी। अध्यक्ष जी, ये सड़क में हम लोग भी आते हैं, आपने पूरा पढ़ दिया, तो ये काम हुआ कि नहीं ये तो बता दीजिए, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो कब तक हो जाएगा, ये जरा क्लियर बता दीजिए ना। मैं बताया ना कि केंद्र में परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ ठेकेदार की एग्रीमेंट हो गई, और उनने उनको समय दे दिया, और उसके बाद उनको निर्देशित कर दिया है केंद्र सरकार ने कि ये काम आप करो। नहीं, अफसर तो निर्देश देंगे, उसमें बिजली के पोल जो ठेकेदार द्वारा लगाए गए हैं वो भी आज दिनांक तक चालू नहीं हुए। कबाड़िए उस पोल को चोरी करके लेके जा रहे हैं, तो ऑफिसर छत्तीसगढ़ में रहते हैं मंत्री जी, आप ये जवाब भी तो उन्हीं से पूछ के दे रहे होंगे ना, उन अधिकारियों से पूछ पाछ के जवाब दे दीजिए। ये जनहित का मुद्दा है, हम लोग भी उसमें से आते हैं, पंडरिया से, लोरमी से, कवर्धा होके, बेमेतरा होके, सिमगा होके रायपुर आते हैं, मंत्री जी भी जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा होता है, ये तो रोज आते जाते हैं। तो इसको बनवाइए, कुल मिला के आशा ये है कि ये सड़क बन जाए, जल्दी बनवाइए, थोड़ा सा चाबुक चलाइए माननीय मंत्री जी, चाबुक। चंदन कश्यप जी। माननीय मंत्री महोदय से जो जानकारी दिया गया है,
सरल क्रमांक 2 के कार्य की लागत राशि एवं पहुंच मार्ग की दूरी कितनी है, जबकि यहाँ जानकारी दी गई है लंबाई 3.5 किलोमीटर और स्वीकृत जबकि 2.2 किलोमीटर की। इस तरह गलत जानकारी देने के अधिकारी पर क्या कार्रवाई करेंगे? एक बार फिर से प्रश्न दोहराइए। मेरा प्रश्न यह है कि सरल क्रमांक 2 के कार्य की लागत राशि एवं पहुंच मार्ग की लंबाई कितनी है? जानकारी में आपके द्वारा दिया गया है 3.5 किलोमीटर, जबकि मैंने भूमि पूजन किया वहाँ 2.20 किलोमीटर लिखा गया है। ऐसे गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? सम्मानित अध्यक्ष महोदय, जैसा विभाग से जानकारी आया मैंने जानकारी दी। सदस्य जी कह रहे हैं कि ये गलत है तो मैं जांच करवा लूंगा। अगर ये जैसा वो कह रहे हैं हम 3.5 बता रहे हैं, वो 2.5 बता रहे हैं, अगर वैसा होगा तो अधिकारी के लिए जरूर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। क्या विभाग द्वारा दोनों सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले विद्युत विभाग, नगर पालिका एवं वन विभाग से अनुमति या सहमति लिया गया या नहीं? समस्त प्रक्रियाओं का पालन विधिवत किया जाता है अध्यक्ष जी, और उसका हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं और प्रक्रियाओं का पालन। अनूपनाग सर, एक मिनट सर, जबकि पुराना बस स्टैंड रेलवे लाइन पहुंच मार्ग निर्माण कार्य अब तक कितने हो चुके हैं, जबकि सिर्फ वहां नाली बना है और वो भी स्तरहीन बना है। इसकी जांच किया जाना अति आवश्यक है। क्या जांच कराएंगे क्या? आएगी तो जरूर करा लेंगे। आप शिकायत करिए और जांच कराएंगे। शिवरतन शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न एक्सप्रेस हाईवे से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में ये बताया है कि एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में अलग अलग विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लिए गए और अनियमितता के मामले में 6 लोगों को सस्पेंड किया गया और 6 में 2 लोगों को उनके मूल विभाग ने फिर से रिस्टेट कर दिया, बहाल कर दिया। तो पहला मैं जानकारी चाहता हूं कि जो व्यक्ति लोक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्ति में एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए आए, उनके निलंबन का अधिकार क्या विभाग के पास था? और यदि विभाग ने उनको निलंबित किया तो उनके मूल विभाग ने उनको किस आधार पे फिर से बहाल किया? प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी कर्मचारियों को लिया गया था और जब शिकायतें आई एक्सप्रेसवे का तो उस पर कार्यवाही जब शुरू हुई तो संबंधित विभागों को कहा गया क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर है तो हम उसको जहां प्रतिनियुक्ति पर है वो उसको कार्यवाही सस्पेंड करने का, बहाल करने का नहीं करते। उनको मूल विभाग को लिखा गया और मूल विभाग को जो लिखा गया कारण भी कि इस कारण से ये गलती है, तो उसके आधार पर मूल विभाग ने उनको निलंबित किया और 1-2 जो बहाल हुआ, जांच प्रक्रिया जिनकी पूरी हो गई तो उनको बहाल किया गया, बाकी का प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, 6 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। शर्मा जी, आज आप मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। हम लोग 16 में पहुंच गए हैं। अगर आप लोगों की सहयोग मुझे प्राप्त हुआ तो हम 25 तक पार कर लेंगे। तो जरा 60 में क्वेश्चन भर करते मेरा खाली आपसे निवेदन है। हाँ, माननीय क्वेश्चन अध्यक्ष करते रहिए। ये 600 करोड़ से चलिए ना, चलिए शिवरतन जी। माननीय अध्यक्ष जी, मूल विभाग ने सस्पेंड किया। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में स्वीकार कर रहे हैं कि विभागीय जांच 1 वर्ष में पूर्ण होनी थी और वो पूर्ण नहीं हुई, अभी प्रक्रियाधीन है। तो ये 2 जो कर्मचारी जिनको उनके मूल विभाग ने रिस्टेट किया, क्या इनके खिलाफ कोई अलग जांच कमेटी थी क्या जिसकी रिपोर्ट आ गई, उस आधार पे उनको बहाल कर दिया गया? पूरे 6 लोगों के विषय में बता देता हूं अलग अलग के बजाय अध्यक्ष जी। 6 शासकीय सेवक निलंबित हुए। 1 शासकीय सेवक सतीश कुमार जाधव 16/3/20 को
ये जल संसाधन विभाग का था, उसको निलंबित किया गया। पीडब्ल्यूडी द्वारा 9/3/20 को जल संसाधन विभाग को लिखा गया था निलंबित करने के लिए। 5 शासकीय सेवक जिसमें जतेंद्र सिंह, विवेक सिन्हा, SCR, निशेष भट्ट, फराज फारूकी 3/3/20 को CGRDCL द्वारा छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र के परिप्रेक्ष्य में निलंबित किया गया। एक शासकीय सेवक सतीश कुमार जाधव की जांच प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। विभागीय जांच में आंशिक रूप से दोषी पाया गया, इसलिए जल संसाधन विभाग द्वारा जांच प्रकरण समाप्त किया गया है। आपने 5 शासकीय सेवकों की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है। 2 शासकीय सेवक जो आप कह रहे हैं जतेंद्र सिंह और विवेक सिन्हा, उनके मूल विभाग द्वारा बहाल किया गया है। 3 शासकीय सेवक वर्तमान में निलंबित है। नहीं, ये जो 2 मूल विभाग के द्वारा उनको बहाल किया गया है, इनकी जांच रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, विभाग को प्राप्त हो गई है क्या? ये जतेंद्र सिंह राज्य शहरी विकास अभिकरण का प्रतिनियुक्ति पे था और सतीश कुमार जाधव ये जल संसाधन विभाग का प्रतिनियुक्ति पे था। इन दोनों को बहाल किया गया है। इनकी जांच रिपोर्ट क्या कंप्लीट हो गई है? ये तो उनके विभाग को लिखा गया था, उनने सस्पेंड किया, उनने जांच किया, उनने बहाल किया, तो उसके विषय में अगर आप कहें तो मैं जानकारी मंगा के दे दूं। पीडब्ल्यूडी विभाग में काम हो रहा था, अनियमितता पाई गई पीडब्ल्यूडी विभाग के काम में, सड़क निर्माण में। आपने विभाग को लिख दिया, विभाग को लिख के आप मुक्त तो नहीं हो सकते। आखिर जांच तो पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है सारी अनियमितताओं की। जब तक पीडब्ल्यूडी विभाग सारी अनियमितताओं का क्लियरेंस नहीं करेगा तो मूल विभाग कैसे कार्रवाई कर सकता है? आप 1 वर्ष में इस जांच को पूर्ण कराने वाले थे। जांच की गठित किए भी समय सीमा भी लगभग 3 वर्ष हो रही है। कोई समय सीमा है? 3 वर्ष में दुर्भाग्यजनक स्थिति है माननीय अध्यक्ष जी। बड़े जोरदार पेपरों में छपा था, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। ना वो सड़क चालू कर पाए 3 वर्षों में, ना जांच कंप्लीट कर पाए, ना ठेकेदार पे कार्रवाई कर पाए। जो अधिकारी निलंबित किए गए धीरे धीरे बहाल करने की कार्रवाई हो रही है। तो उसके पीछे सच क्या है ये तो आए जनता के सामने कि खाली बातों का जमा खर्च था। सम्माननीय अध्यक्ष जी, जनता के सामने सच तो आ ही गया है। चुनाव के पहले जल्दी जल्दी उद्घाटन करेंगे, जैसा तैसा रात दिन करके बनवाए, पूरा एक्सप्रेस वे सत्यानाश हो गया। ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ठेकेदार से हम उन्हीं के खर्चे पर पूरा सड़क बनवा रहे हैं, 300-400 करोड़ जितना लग रहा है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई ठेकेदार को सस्पेंड करते, 10-20 करोड़ फाइन करते, उससे बेटर पूरा काम हम ठेकेदार से करवा रहे हैं और लगभग अब काम समाप्ति हो गया है। वो इनके कार्यकाल का है जिसको हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और पूरी की पूरी अध्यक्ष जी जांच प्रक्रिया का जहां तक प्रश्न है, निलंबन का, बहाली का, तो अलग अलग कोरोना काल आया, अलग अलग काम हुआ, पूरी प्रक्रिया चालू है। कहीं पर किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। बहाल भी हो रहे हैं, सस्पेंड भी हुए हैं, जांच भी हो रहा है। सब प्रक्रिया नियमानुसार विधिवत चल रहा है अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं देख लीजिए, उत्तर में इन्हें सब स्वयं ने लिखा है कि जांच की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। तो जब जांच पूर्ण नहीं हुई तो 2 अधिकारी बहाल कैसे हो गए? क्या आपके विभाग ने उनको एनओसी दी कि इनको क्लियरेंस मिल गया है? ये तो आप पूछ चुके हैं। आखिर कारण तो जनता के सामने आना चाहिए। और आप मंत्री जी जो बोल रहे हैं ना, जनता के सामने आ गया। 3 साल में आपने जो किया वो भी जनता जान रही है कि आप बड़ा जो जोरदार भाषण दे रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, और क्या स्थिति है 15 साल में जो किया 3 साल में आपने क्या किया? वो तो समय से वहाँ कितनी बड़ी घटनाएं होती, कई बार इनका बहाल हो गया। आप उत्तर दीजिए ना माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 600 करोड़ रुपए का की सड़क है और सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है इस पे। माननीय मंत्री वो तो ठीक है, मगर मंत्री जी आपकी इच्छा अनुसार ही जवाब दे तो संभव नहीं है ना। क्लियरेंस दे दिया क्या? इसकी विभागीय जांच पूर्ण हो गई क्या? इनको बता दिया है, कर दिया गया, ये तो बताएं। माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? सिर्फ इस मामले में कह दिया है। जितना माननीय सदस्य जानना, चलिए कृष्णमूर्ति बांधी, सभी का उत्तर कृष्णमूर्ति बांधी। मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है कि जो 2 अधिकारी बहाल किए गए,
ये क्या निर्दोष साबित हो गए? पीडब्ल्यूडी विभाग ने इनको क्लियरेंस दे दिया क्या? ये दोषी नहीं है इसलिए इनको बहाल किया गया क्या? इसका उत्तर दो ना। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस निलंबन कोई सजा नहीं होता, जांच प्रक्रिया चलती रहती है, पूरा नहीं होने के बावजूद बहाल किया जाता है, कभी 6 महीने हो गया तो बहाल कर दिया जाता है, ये चलता है और प्रक्रिया पूरे होने के बाद उसको सजा मिलती है। 6 को करना था बहाल, 2 के ऊपर कृपा क्यों हुई भाई? कृष्णमूर्ति, अगर ये इनको निर्दोष साबित नहीं हुए थे, जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, तो आपने 2 को क्यों किया? फिर करना था तो 6 को 6 करना था। इसमें किसकी कृपा हुई ये तो बता दो। ये 2 लोगों ये नहीं को बताया। में किसी न किसी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, आप चलिए। लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, किसी नेता की कृपा हो गई, किसकी कृपा हो गई? पूरा प्रदेश माननीय अध्यक्ष महोदय कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा बात करते हैं। बिगड़ा था अध्यक्ष जी, इनको बात करना सिखाइए माननीय अध्यक्ष महोदय। खराब हुआ, कुछ भी बोलते रहते हो। अरे मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे से सीखने की थोड़ा बहुत सीख लिया। आप सवाल करो ना। बहुत बड़े ज्ञानी हो शर्मा जी, आप प्लीज बैठिए। चलिए, हो गए। हमारे मंत्री जी को बोलते हो। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा मैंने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय। आज उतना नहीं हो गया, हमने बता दिया। कृपा के तो किसी का कल्याण ही नहीं हुआ है। होता नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना अच्छा मंत्री है। कल्याण नहीं होता है, कृपा माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क चलिए चलिए अध्यक्ष महोदय इतना अच्छा मंत्री है, उसके बारे में शर्मा जी ऐसा मत करिए। माननीय अध्यक्ष शर्मा जी ऐसा मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर प्लीज आप नहीं अध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न में राजनीति करेंगे क्या तो कैसे गड़बड़ काम पुराण करेंगे? लेके आ जाते हैं माननीय अब तो अध्यक्ष हर महोदय। चीज को चलिए, हो गया। आपके सामने आ गए। अरे कहा ये था, दोनों जो पहले कैबिनेट को मंत्री बहाल थे, किया उनसे भी पूछ लेते हैं आदरणीय 4 सदस्य दिन जी। सस्पेंड है। जो पहले मंत्री जी मंत्री थे, बता जिन्होंने बनवाए क्या एक बार उससे जांच के पूछ बाद लेते हैं एक बार। क्लियरेंस दे दिया गया, ये निर्दोष नहीं है? पॉइंटेड प्रश्न का पॉइंटेड उत्तर उनने दे दिया कि दो लोग थे, वो दूसरे विभाग से आए थे, उस विभाग ने उनको निलंबन समाप्त कर दिया है। 6 के 6 जो है पता कर लेंगे उसको कोई विभाग दिक्कत। के थे माननीय अध्यक्ष जी। 2 के बारे में उन्होंने विभाग बताया। के थे। कृष्णमूर्ति बांधे, आखिर कारण तो पता चले। नियुक्ति में तुम्हारी सरकार ने लाया था, ऐसे भ्रष्ट लोगों को काहे क्या भेजे थे तुम लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय सब इनके कार्यकाल का है, भेजे इन लोग थे और निलंबित कर दिया माननीय मंत्री जी ने। और कितना करेगा? और क्या करेगा? पीछे क्या कर रहे हैं? जो लेके आए थे समय खराब। चलिए भैया बैठिए। तरीके से पूछिए। माननीय डॉक्टर दहरिया राजनीति जी, क्या कर रहे हैं? अरुण बोरा जी प्लीज बैठ जाए। कृष्णमूर्ति बांधी को आने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने माननीय मंत्री जी से ने किसान की आत्महत्या के संदर्भ में प्रश्न किया। आपके गृह मंत्री हैं, कृषि विभाग का शायद आत्महत्या के लिए मैंने मुआवजा की बातचीत किया है, शायद कृषि विभाग का कुछ अलग है, उसकी भी जानकारी होगी, या आपके गृह विभाग में तो आपने प्रावधान नहीं ही कह दिया, दूसरे विभाग से शायद जानकारी हो तो वो भी बता दीजिए, कोई प्रावधान होगा तो। यदि प्रावधान नहीं है तो क्या मंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, जो आपका बहुत ही आप सोचते हैं किसानों की हितैषी के संदर्भ में सोचते हैं, लेकिन किसान आत्महत्या हो रही है, स्वीकार भी आपने किया है, क्या उसको मुआवजा किसानों को देने का, सहायता देने का प्रावधान भी किसानों के हित में रखा है क्या? तो नहीं है, आपका प्रावधान नहीं है। अब प्रश्न उठता है, नहीं है तो यूपी के किसान को आपने किन शर्तों में, किस योजना के अंतर्गत कैसे बनता है? आप अपने 50 लाख रुपए दिए, कैसे 50 लाख रुपए का प्रावधान बनाया? आपने अपने प्रश्न तक, आप अपने प्रश्न तक सीमित रहिए, वो प्रश्न नहीं बनता। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न से उद्भूत नहीं होता है। यहाँ के किसानों के विषय में पूछा, कितने मौत हुई, कितना हुआ, उसका मैंने उत्तर दिया। ये इस प्रश्न में उद्भूत नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। हिंदू बन जा रहे। अध्यक्ष महोदय एक और प्रश्न है। अभी एक ही प्रश्न किए बांधी जी तो वो तो
प्रश्न ही नहीं पकड़ पा रहे तो नहीं तो एक प्रश्न दूसरे तो बाकी तो उद्भुत हो रहा है। उद्भुत नहीं होता, मैंने स्वीकार किया उद्भुत नहीं होता। उस प्रश्न का उत्तर आ गया की तैयारी करके नहीं आए, यूपी के मैं किसान को दे सकते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान को नहीं दे सकते। तो आपने कहा प्रश्न उद्भुत नहीं होता, मतलब किसानों के आत्महत्याओं पे हम खड़े नहीं हैं, ये उसको उद्भुत हो गया। लेकिन दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी कि आपने मुझे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का स्लैब मैंने मंगा है, आपने दिया है। क्या पिछड़े वर्ग के उसमें सभी सामान्य को एक जाई कर दिया आपने, तो पिछड़े वर्ग का स्लैब बताने का कष्ट कर सकते हैं क्या आपने? अध्यक्ष जी, अनुसूचित जनजाति कृषिगत कारण से एक भी आत्महत्या नहीं हुआ, अन्य कारण से 187 योग 187। अनुसूचित जाति में कृषि कारणों से एक भी आत्महत्या नहीं है, अन्य कारणों से 79। सामान्य और पिछड़ा वर्ग जो है उसमें कृषिगत कारण से 2, अन्य कारण से 302, कुल योग 304 और सभी का योग 570। अध्यक्ष महोदय, एक लास्ट प्रश्न, क्या ऐसे किसानों के आत्महत्या करने पर हमारे कोई ऐसे नियम बना सकते हैं क्या, उनको सहायता या मुआवजा देने का विचार जो कर छत्तीसगढ़ के किसानों में? कृपया मंत्री जी बता दें। अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बना है अध्यक्ष जी। कृषि मंत्री जी विचार कर लेंगे इस बारे में। इंदु बंजारे आओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 570 किसान 1 जनवरी 2019 से 12/2/2022 तक आत्महत्या किए हैं। ये गंभीर मामला है। अनेक बार हम लोग प्रश्न के माध्यम से उठाए हैं कि जब सारे खुशहाल है तो आखिर आत्महत्या की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, ये मुख्य प्रश्न है। और आगे आत्महत्या न करे कोई, इस दिशा में सार्थक पहल सरकार के द्वारा क्या हो सकती है। और दूसरी बात, उद्भुत नहीं होता ठीक है, लेकिन हम जब दूसरे प्रदेश के किसान को मुआवजा की राशि दे सकते हैं तो क्या यहां के किसानों के लिए, जो किसान आत्महत्या किए हैं, इनके लिए कोई मुआवजा की राशि निर्धारित करेंगे? और यदि नियम नहीं है तो कोई नियम बनाएंगे क्या? क्योंकि ये किसानों का सरकार है और किसानों के प्रति सहृदयता है। तो 570 किसान यदि आत्महत्या किए तो किसानों की सरकार की सहृदयता दिखाई नहीं दे रही है अध्यक्ष महोदय, कि किसानों के प्रति कितना गंभीर है। ठीक है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि नियम नहीं है तो क्या नियम बनाएंगे और आगे आत्महत्या न करे किसान। इसके लिए जो भी कारण उसमें आए हैं उसके कारण का परीक्षण कराना चाहिए अध्यक्ष महोदय, आखिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, और परीक्षण कराने के बाद में उसके कोई नए प्रावधान डालेंगे क्या, किसान आत्महत्या ना करे। अच्छा सुझाव है आपका। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। जी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो उल्लेख किया है वो कोई मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन होता है, वो चाहे जहां जिस प्रकार से उपयोग उसको करें, तो ये मुआवजा की श्रेणी में नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ छत्तीसगढ़ में की बात है तो यहाँ भी सहायता विवेकाधीन होता है, कहीं पे देते हैं नहीं देते, पर मुआवजा का प्रावधान अभी तक नहीं है। नंबर 3, किसानों की आत्महत्या रोकने के विषय में जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, आप देखेंगे लगातार इन 3 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, सिंचाई कर माफ और धान खरीदी 2500 दोनों मिला के करने के बाद किसानों की आत्महत्या में कमी आई। मैं उदाहरण दे देता हूं अध्यक्ष जी, 16 में 585, 17 में 285, 18 में 182, 3 साल में कुल 1052 और अभी 19 में 233, 20 में 227, 21 में 170, कुल 570, आधा हुआ है अध्यक्ष जी। तो हम लगातार रोक रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या न हो, उसके लिए पूरा विचार करके हम लोग सहृदयता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। इंदु बंजारे, केशव प्रसाद चंद्रा, हो गए बाबा।
एक मिनट मंत्री जी का या मंत्री का विवेकाधीन कोटा होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें भी विवेकाधीन कोटा शुरू करेंगे क्या? मैं इतना ही जानना। अच्छा। नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री का विवेकाधीन है देना जी, पर नेताजी पूछने पर नेता संतोष होने पर पीछे वाले वो भी हो जाएगा। नेता मानते नहीं है, इसलिए तो हम लोग बार बार सवाल करते हैं। नेता बोलता है उसके बाद वो मानना चाहिए। अरे तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब यूपी के किसान को 50 लाख दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ के किसान को क्यों नहीं दे रहे हैं? सब दे रहे हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ के किसान को इसीलिए तो 1,500 आया है, दे रहे हैं तभी तो 50 लाख देना चाहिए जब यूपी के किसान को। चलिए भाई, हो गया। वैसे भी ठीक है, बढ़िया। अध्यक्ष जी, माननीय केशव प्रसाद जी चंद्रा जी, नगर पंचायत जयजयपुर में भवन अनुज्ञा 135 हितग्राहियों को जारी नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि पात्रता एवं भूमि स्वामित्व के दस्तावेज के परीक्षण के बाद इनको जारी कर देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या डीपीआर बनाते समय पात्रता और भूमि स्वामित्व की कागजात नहीं देखा जाता क्या? और अगर देखा जाता है तो 135 लोगों को आपने अनुज्ञा से क्यों वंचित रखा है अभी तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, बीएलसी योजना के तहत जो स्वीकृति होती है उसमें हितग्राही से एफिडेविट लिया जाता है और हितग्राही के एफिडेविट के आधार पे बाकी चीजों को जांच करके स्वीकृति दी जाती है। डीपीआर तैयार करके हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वहां से स्वीकृति होती है, फिर केंद्र सरकार को जाता है, केंद्र सरकार स्वीकृति आने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। और ये विज्ञप्ति हम देते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो निःशुल्क देते हैं। जहां तक सदस्य का बता रहे हैं कि 135 सदस्यों का जो अनुज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, तो उसको मैं दिखवा लूंगा क्यों रुका हुआ है और उसको जल्दी निराकरण करवा देंगे। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूछने का इतना ही आशा है कि जानबूझ करके सीएमओ के द्वारा ये जो है नहीं दिया जा रहा है। डीपीआर बनाते हैं उस समय पूरे चीज की परीक्षण की जाती है। आपका डीपीआर बन गया, आपने 443 लोगों की जो है स्वीकृति भी दे दिया, उसमें से 308 को आपने भवन अनुज्ञा भी जारी कर दिया। केवल दुर्भावनावश 135 लोगों की जो है भवन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, इनको तत्काल, गरीब आदमी है, पात्र हैं, इनको जो है भवन अनुज्ञा जारी करने के निर्देश देने की। आपका निवेदन स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा 135 को हम दिखवा लेंगे, तो बात समाप्त हो गई। धन्यवाद। लखेश्वर बघेल जी। अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले में गांजा तस्कर के संबंधित था, मंत्री जी ने उत्तर दे दिए हैं। और ये चिंता ये है कि हर साल सर प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, 37, 46, 52 नशा करके उन्होंने आंकड़ा दिया है। लेकिन मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे बस्तर जिला एक मैदानी क्षेत्र है और कई जगह रोड उड़ीसा से सीमा से बिलोंग करता है, आंध्रा तेलंगाना आदि से, कई जगह चेक पोस्ट नहीं है, जिसके कारण से ऐसा स्थिति हुई। नो डाउट कि बस्तर जिले के पुलिस या छत्तीसगढ़ के पुलिस बहुत अच्छा काम किए, बहुत से तस्करों, गांजा तस्कर हो चाहे शराब तस्करों का प्रकरण दर्ज किया है। मैं आंकड़ा देना चाहूंगा, कोलावल, पटियावन, बदलावन, नलपावन, तारापुर, उड़ियापाल एक सीमावर्ती जिला में रोड है, उसमें अस्थायी या स्थायी चेक पोस्ट बनाएंगे क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में नगरनार थाना के अंतर्गत एक चेक पोस्ट ग्राम तारापुर हम लोग बनाने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण और ये हमारे गांव के मामला है, बदलावन में बहुत ही आवाजाही रास्ता है, उसमें भी एक चेक पोस्ट के लिए घोषित करते तो अच्छा रहता। अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी जगह का नाम लिख के दे दें, मैं अपने अधिकारी जांच करा लीजिएगा। धर्मलाल जी कौशिक। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में, आप सामने देख के बात करिए। कोविड काल में घड़ी देखते हुए पूछ रही, वहां पर कोविड काल के लिए अस्थायी खोला गया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये जो आपदा में अवसर ढूंढने का काम इस विभाग के द्वारा किया गया है, और मैं 2-3 केवल एक बार बता देता हूं, मंत्री जी जवाब दे देंगे। इंटर काम के लिए क्या निविदा बुलाई गई थी, और निविदा बुलाई गई थी तो उसका 20 लाख रुपए
अभी भुगतान करना शेष है। आप साउंड सिस्टम लगाए थे, उसके लिए 15,15,000 भुगतान किए। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा के लिए आपने 17 लाख का भुगतान किया। और इसी प्रकार से जो एसी और बाकी जो मामला आया है, समय कम है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये यदि आप इंटरकॉम लगाते, नया खरीद करके सिस्टम डाल देते, तो उसके क्या रेट होती, और ये जो आप साउंड सिस्टम लगाते तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप उसकी जांच, थोड़ा रेट बता दीजिए, बाजार की रेट और आपका जो किराया, और क्या उस अनियमितता की जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय कोविड संक्रमण का काल था, लॉकडाउन चल रहा था और कलेक्टर द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि जल्दी से जल्दी इसको कोविड सेंटर बनाया जाए, काम किया जाए। किराए के रेट जो है वो रेट टेंडर से निकाले गए थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और संपूर्ण रायपुर में लॉकडाउन था। डेली केसेस 4,000 से ज्यादा प्लस आ रहे थे, डेली रेट 80 लोगों से ऊपर था। इसलिए ये पीडब्ल्यूडी द्वारा आयुष विश्वविद्यालय नया रायपुर, होटल मैनेजमेंट नया रायपुर में भी यही टेंडर के रेट एजेंसी द्वारा टेम्पररी कोविड सेंटर के लिए तय किया गया था, उस आधार पर उनको दिया गया था। इसमें कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है जिस तरह का माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कर रहे हैं। आवश्यकता थी इसलिए किराए पे लिए गए थे, तो तत्काल उपलब्ध नहीं था। तत्काल कैसे खरीद सकते थे हम? तत्काल कोई सामान, साउंड सिस्टम खरीद, ये इंटरकॉम खरीद के लगाने में ही सप्ताह लगते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इसलिए लगाया गया था। एक एसी के लिए 144 दिन के लिए 2,19,000 का भुगतान हुआ है। अब आप बताइए, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? एक एसी 144 दिन के लिए 2,19,480। मंत्री जी, इसमें सारे चीजों में भ्रष्टाचार हुआ है, समय कम है, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको आप एक बार जांच करवाइए। ये जनता का पैसा है। कोविड काल का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लुटा दो, उसमें भ्रष्टाचार करो, और जिस प्रकार से करप्शन हुआ है, स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा कि एक एसी का किराए में आप उसका जो भुगतान किए 2,19,000, इन सारे मामलों को जांच कराएं क्या? मैं दिखवा लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। दिखवा लेने मतलब जांच करा लेंगे। माननीय अध्यक्ष प्रश्नकाल समाप्त। माननीय मुख्यमंत्री जी। सत्र में आज पहली बार